नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया भर में होने वाले ऐसे सारे इवेंट्स जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा है जो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू को इम्पैक्ट कर सकता है। आपके इन्वेस्टेड शेयर्स बढ़ सकते हैं, गिर सकते हैं, आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम पे फ़र्क पड़ सकता है या कल को आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम ज़रूर ऐसे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और एनालाइज़ करेंगे ताकि आप सीखें कि आपको कैसे एनालाइज़ करना है, जब भी आप किसी न्यूज़ को पढ़ो या किसी भी इवेंट के बारे में जानो। तो एक ओवरव्यू लेते हैं छोटा-सा, 4 से 5 आर्टिकल्स हैं और उसके बाद हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है यूक्रेन ड्रोन हिट्स न्यूक्लियर बॉम्बर्स डीप इनसाइड रशिया। तो यूक्रेन ने यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन किए हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे पोर्टफोलियोज़ पर, हमारी लाइफ पर। इंडिया ईयू कैन रैप अप एफटीए टॉक्स बिफोर ईयर एंड सेज गोयल। इसके बाद है 25 बीपी रेपो रेट कट ऑन द कार्ड्स, ये आ रहा है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और साथ में स्टील मेकर्स आई रॉबस्ट ग्रोथ इन एफआई 26 बट चाइना क्लाउड्स गैदर। और आखिरी आर्टिकल होगा एलएनटी के बारे में, न्यूक्लियर फॉरे करना चाहते हैं, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में ये एंटर करना चाहते हैं, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। बात करता हूँ सबसे पहले आर्टिकल की, और ये है यूक्रेन ड्रोन्स हिट न्यूक्लियर बॉम्बर्स डीप इनसाइड रशिया। यूक्रेनियन ड्रोन्स ने हिट किया है रशियन स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड्स को। अब यूजुअली मैं रशिया या यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट या वॉर में ज्यादा चीजें कवर नहीं करता हूँ, बहुत टाइम हो गया ये चलते आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट तो कभी रिएक्ट भी नहीं करता है इस पे कुछ। लेकिन अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, अभी कुछ ऐसा हुआ है जैसे लोग और डिफेंस एक्सपर्ट्स पर्ल हार्बर से से कंपेयर कर रहे हैं। जापानीज आर्मी ने, नेवी ने जब अटैक किया था यूएस पर, तो पर्ल हार्बर काफ़ी बड़ा इंसिडेंट था और इसके बाद ही यूएस ने इनके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स कंडक्ट की थी। तो ऐसा ही कुछ कंपैरिज़न यूक्रेन और रशिया का किया जा रहा है इस टाइम पे कि यूक्रेन ने ईगो हर्ट कर दिया रशिया की एंड नुकसान पहुँचाया, भारी नुकसान पहुँचाया, और इसके रिटेलिएशन में कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर रशिया न्यूक्लियर स्ट्राइक्स भी इनके ऊपर कर दे, न्यूक्लियर अटैक भी कर दे। तो कहीं न कहीं बहुत बड़े एस्केलेशन हो सकते हैं इतने बड़े ऑपरेशन से। एक छोटी-सी कंट्री एक काफ़ी बड़े, मैं कहूँगा, एलिफेंट को ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये सही नहीं होगा पूरी दुनिया के लिए अगर ऐसा होता है तो। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है मैं कहूँगा, और इससे हमारी लाइफ पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। जब भी ऐसे हमने देखे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तुरंत इसमें दूसरी कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और इसीलिए आप देखोगे वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं यूक्रेन का बेनिफिट किसमें है? यूक्रेन का बेनिफिट है वर्ल्ड वॉर में। हमें ऐसा लगता है यूक्रेन का एडवांटेज ये रहेगा कि बाकी सारी कंट्रीज़ आए यहाँ पे और वो इन्वॉल्व्ड हो, एंड बाकी लोगों का जो मैं कहूँगा एडवांटेज सिर्फ यही है कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए, ये कॉन्फ्लिक्ट आगे ना बढ़े और इसमें दूसरी कोई भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व ना हो। तो more than 40 aircraft including Tu-95 and Tu-23 M3 long range bombers जो capable हैं of deploying conventional and nuclear weapons as well as A-50, ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इन्हें डैमेज कर दिया गया संडे को। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने ये अनाउंस किया। जो ड्रोन्स थे ये रिलीज कर दिए गए रिमोटली वुडन मोबाइल हाउसेस से, जो ट्रांसपोर्ट किए गए थे ट्रक्स में इनसाइड रशियन टेरिटरी। तो ट्रक में इन्हें लेके जाया गया और वहीं से ड्रोन के द्वारा ये अटैक किया गया। तो इंडिया पाकिस्तान की बात करें या रशिया यूक्रेन की बात करें, यहाँ पे ड्रोन वॉरफेयर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कंट्रीज बड़ी तेजी से ड्रोन को अडॉप्ट कर रही हैं। तो कहीं न कहीं ड्रोन कंपनीज जो डिफेंस में हैं, इनके ऊपर बहुत प्रेशर रहने वाला है कि ये इनोवेशन करें इवन इंडिया में, क्योंकि इंडिया में भी अभी काफ़ी बड़ा गैप है जिसे फुलफिल करना है मैं कहूँगा ड्रोन इंडस्ट्री के लिए, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस मैं बात करूँ, ऑफेंस की बात करूँ, दोनों में। तो यहाँ पे वी हैव टू सी कि रशिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है, बट कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पे और चीज़ें एस्केलेट हो, बट काफ़ी एस्केलेटेड रिस्पॉन्स ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी बड़ा यहाँ पे रशिया की तरफ से रिटेलिएशन देखने को मिल सकता है। इंडिया ईयू कैन रैप अप एफटीए टॉक्स बिफोर ईयर एंड, ये कहना है गोयल जी का। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो यूके के साथ हमने ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। आप जान सकते हैं इसके बारे में। यूएस के साथ बातचीत चल रही है, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा है कि हम हो सकता है 1 महीने के अंदर साइन कर लें एक अर्ली उसका मैं कह सकता हूँ एक वर्ज़न। और साथ में यूरोप के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है इसी साल। तो 2025 बहुत ही बड़ा साल रहने वाला है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मैं कहूँगा ट्रेडिंग ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके साथ हमारी ट्रीटीज़ होनी है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है।
अब इंडिया और यूरोप ये कंक्लूड कर सकते हैं अपना कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। और यहाँ पे बात चल रही है किसकी बात ये की है इन्होंने, कॉमर्स मिनिस्ट्री और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली इनके तरफ से आई है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कोई डाउट हम नहीं कर सकते हैं। तो सोर्स बिल्कुल सही है एंड इनका कोई डेडलाइन नहीं है, इनका कहना है एफटीए के लिए, लेकिन ये रैपिड प्रोग्रेस चाहते हैं एंड ये इस साल खत्म होने से पहले इसको कंक्लूड करना चाहता है। तो ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, डाइवर्जेंस नहीं है। और इंडिया ईयू एफटीए जो है इसमें 23 चैप्टर्स हैं टोटल, और इंडिया का बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स विद ईयू है $137 बिलियन। तो काफ़ी बड़ा ट्रेड है हमारा ईयू के साथ। ईयू वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है इंडिया के लिए। अगर आप देखोगे यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ये सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक होता है इंडिया के लिए, और इंडिया अच्छा खासा एक्सपोर्ट्स भी करता है ऐसी जगहों। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। सबसे पहले तो बेनिफिट क्या हो जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद, कि हमारे यहाँ जो कंपनीज गुड्स बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उसको वो यूरोप में बेच पाएंगी बड़े इजीली। कम डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो कम लगेंगे। टैक्सेस जो अगर आप देखोगे फालतू में कुछ टैक्सेस लग रहे हैं वो कम लगेंगे, तो कॉस्ट कम हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम और इवन इन टर्म्स ऑफ मनी। डायरेक्टली भी अगर आप देखोगे तो हमारा कॉस्ट काफी नीचे आ जाता है और ट्रेड काफी तेजी से बढ़ता है अगर हम किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा है और हमारी कंपनीज के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो 2025 में जितने ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होंगे, हमारी इकोनॉमी, हमारी कंपनीज के लिए उतना ही ज्यादा बेटर होगा। आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज है उन्हें उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो खुद से वो जो कर रही हैं वो कर रही हैं, लेकिन अगर ऐसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट्स लेती हैं और ऐसे एग्रीमेंट्स करती हैं, तो एक और एक्सटर्नल हेल्प कंपनीज को और इंडस्ट्रीज को मिलता है। इसी में अगर आप आगे बात करेंगे तो कोई स्पेसिफिक इन्होंने सेक्टर्स की बात नहीं की है यहाँ पे, लेकिन हमें लगता है रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह से रिलेटेड कुछ स्पेशल चीजें हो सकती हैं, क्या पता। या कोई स्पेसिफिक कोई सेक्टर हो दूसरा जहाँ पे जैसे यूरोप अगर आप देखोगे तो सस्टेनेबिलिटी पे काफी फोकस करता है, राइट। तो सस्टेनेबिलिटी को लेके कुछ चीजें रहेंगी। इसके अलावा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एंड डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, ये रह सकती हैं ऐसी कुछ चीजें जिस पर बात और चर्चा चल सकती है, और इनका कुछ कंसर्न भी है जिसे ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अगले आर्टिकल की मैं बात करूंगा कि 25 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट ऑन द कार्ड्स है अभी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एक्सपेक्टेड है कि कट करेगी रेपो रेट को बाई 25 बेसिस पॉइंट्स। 25 बेसिस पॉइंट होता है 0.25%। तो 0.25% हमारा रेपो रेट कट होगा। इसका मतलब जो भी आप लोन्स ले रहे हो, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, कुछ भी है, वो सस्ते होंगे। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज में आप इन्वेस्टेड हो, चाहे वो रिलायंस हो या कोई भी कंपनी हो, अब देखा इनका लोन कितना है, लाखों करोड़ का लोन होता है इनके ऊपर। तो इनके इंटरेस्ट कम होंगे तो इनको काफी ज्यादा फायदा होगा, काफी बेनिफिट होगा। आपके पोर्टफोलियो में कंपनीज है उन्हें भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसके अलावा आपका डेट कम हो, इंटरेस्ट पेमेंट कम होगा, राइट। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, लोन सस्ते हो गए, आपके पास पैसे ज्यादा बचे हैं, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, आप खर्चा ज्यादा करोगे। साथ में ईएमआई पे जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो और ज्यादा बिकेंगे, क्योंकि लोन यहाँ पे और सस्ता होते जाएगा जैसे जैसे रेट कट्स, रेपो रेट गिरते जाएंगे। तो आरबीआई रेपो रेट कट इसलिए करता है ताकि इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़े। जब महंगाई दर को वो काबू में कर लेता है तो उसका गोल होता है कि अब कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, और इसीलिए इंडिया में लोग कंजम्पशन पे बुलिश है। सबसे पहले तो जो टैक्स स्लैब में चेंजेस आए 12 लाख तक के, और दूसरा आरबीआई ने जो यहाँ पे रेपो रेट कट शुरू किया है, जो पॉजिटिव साइकिल शुरू हुआ है, इससे काफी बेनिफिट मिल सकता है हमारे कंजम्पशन डेटा को। और इसका असर काफी सारे सेक्टर्स पे नजर आ सकता है। कंजम्पशन बढ़ता है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, इसके बारे में आप रिसर्च करो, इसको फायदा होना चाहिए, राइट। हमारे पूरे एफएमसीजी सेक्टर को भी फायदा होना चाहिए। आपका फार्मास्यूटिकल को फायदा होगा नहीं, क्या लोग दवाई ज्यादा खाएंगे अगर उनके इंक्रीमेंट ज्यादा होंगी, पैसे ज्यादा आएंगे तो, राइट। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कंजम्पशन इंक्रीज होता है, कहाँ सबसे ज्यादा पैसा जाता है, कहाँ सबसे कम पैसा जाता है। जब कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो प्रोपोर्शनेटली सारे सेक्टर्स को फायदा इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं। तो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो है यहाँ पे 4% का फोरकास्ट है, एंड रेट सेटिंग पैनल ने रिड्यूस कर दिया रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट पे अप्रैल में, और सिमिलर कट हो सकता है फरवरी में आफ्टर कीपिंग इट अनचेंज। सॉरी, फरवरी में भी एक ऐसी चेंज इन्होंने कट किया था। 25 बेसिस पॉइंट का कट था, और इसके बाद 11 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स में तो कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो 7.4% का ग्रोथ आया, बहुत ही अच्छा ग्रोथ आया। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि ग्रोथ आया है इसलिए क्योंकि इन्होंने जीडीपी में जो फॉर्मूला है उसमें चेंजेस किए हैं। इसकी वजह से आई थिंक बेस जो ईयर है शायद उसमें चेंजेस आए हैं। और यहाँ पे एनुअल ग्रोथ एस्टिमेट होगा 6.5% का। आगे ये क्वार्टर का ग्रोथ था जो 7.4% था, ना कि एनुअल। ये आपको ध्यान रखना है, क्वार्टर ग्रोथ था
और एनुअल एस्टिमेट कितना है? 6.5% का है यहाँ पे। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या रहना चाहिए? 4% से कम रहना चाहिए। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि हमें ऐसे ही स्मूथली सारे रेट कट्स देखने को मिलेंगे। अगले आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ और यह है स्टील मेकर्स के बारे में। इंडियन मेटल सेक्टर में काफ़ी लोगों के इन्वेस्टमेंट्स हैं। काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं मेटल में इन्वेस्ट करना। उन्हें पता है कि मेटल सेक्टर ग्रो करने वाला है। आगे इकोनॉमी के साथ चलता है मेटल सेक्टर, जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तो मेटल्स तो वहाँ पे बढ़ेंगे ही, ग्रो करेंगे ही। अब इंडियन स्टील मेकर्स बहुत अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर में अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। सेफगार्ड ड्यूटीज़ आई हैं इम्पोर्ट्स पर और स्टील स्प्रेड्स बढ़े हैं, मतलब यहाँ पे आप देखो कि मार्जिन्स भी बढ़े हैं। लेकिन चाइना यहाँ पे एक वाइल्ड कार्ड है। चाइना वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके हमेशा आ जाता है प्रॉब्लम क्रिएट करने, स्पेसिफिकली हमारी स्टील इंडस्ट्री के लिए अगर आप देखोगे, क्योंकि उन्होंने स्टील डंप करना काफी शुरू कर दिया था कुछ साल पहले इंडिया में। तो इंडियन स्टील मेकर्स अगर स्टील बना रहे हैं तो प्राइस वो नहीं डिसाइड करते हैं। प्राइस क्या डिसाइड करता है? डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड सप्लाई में अगर चाइनीज सप्लाई भी ऐड हो जाएगा इंडिया में तो बहुत सारा स्टील हो जाएगा हमारे पास, और वो भी बिल्कुल अनसन दाम पर बेचते हैं, क्योंकि उनका गोल क्या है कि उन्हें प्रॉफिट नहीं कमाना है, उन्हें बस स्टील डंप करना है, बेचना है, उन्हें हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स को किल करना है। उनके पास ओवर सप्लाई है, राइट? तो उन्हें या तो आप उसे रखे रहो, बैठे रहो सारे स्टील को लेकर के, लेकिन इट डजंट मेक एनी सेंस। वो कोई पैसा तो नहीं जनरेट कर रहा है। तो अगर आप बेच रहे हो, उसे हटा रहे हो अपने गोडाउन से, तो इट विल बी अ रियली नाइस स्ट्रैटेजी। और यही स्ट्रैटेजी अगर आप देखोगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हमेशा से करता है। पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो चाइनीज कंपनीज का सिंपल फंडा रहता है, वो फ्लड कर देता है मार्केट को अपने प्रोडक्ट से। इतने कम दाम पर बेचते हैं जितनी उनकी कॉस्ट होती है उससे भी कम दाम पर। और हमेशा कंट्रीज ये ब्लेम करते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सब्सिडाइज करती है इन कंपनीज को, दैट इज वाई इनको इतना कॉस्ट एडवांटेज है। इनका कॉस्ट एडवांटेज ही पूरा इस बेसिस पे रहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इन्हें सब्सिडाइज करेगी, इन्हें रॉ मटेरियल सब्सिडी पे मिलेंगे, इनको प्लॉट से लेकर के, लैंड से लेकर के, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हर चीज में सब्सिडीज मिलेंगी। और इसीलिए बाकी कंपनीज जिन्हें सब्सिडीज नहीं मिल रही है वो compete नहीं कर पाती है, क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन एट प्ले नहीं है, राइट? कैपिटलिज्म में आप इनोवेशन पे बेट करोगे कि अच्छा ये कंपनी ज्यादा इनोवेट कर रही है, प्राइसेस इनके ज्यादा सस्ता है। लेकिन अगर किसी को गवर्नमेंट बैक कर रही है, डिस्काउंट पे बेचने को कह रही है, तो फिर वहां पे वो इनोवेशन नहीं हुआ। एंड ये सेम केस बीवाईडी के साथ भी कहा जा रहा है। अब चाइना में बीवाईडी ने 34% घटा दिए अपने कार के दाम एक दिन में। आप सोचो आज अगर मारुति की कारें 35% सस्ती हो जाए, एक दिन में आज ही अनाउंस हो जाए, आपको नहीं लगता कि कार सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी? ये बहुत ही अफोर्डेबल हो जाएंगी। 35%, मतलब 10 लाख की कार आपको 6.5 लाख में मिल रही हो, राइट? चाइना में भी ऐसा हुआ है। और इलेक्ट्रिक कार कंपनी है ये, दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है यही है। एंड इसी तरीके से ये डोमिनेट कर रहे हैं। और अब यूरोप में भी लोगों को डर लग रहा है, एशियन मार्केट्स में भी इसलिए लोगों को डर लग रहा है। सो वी हैव टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन चाइना अगर आप इंडियन स्टील मार्केट को फॉलो करते हो, स्टील इंडस्ट्री को, और इन्वेस्ट करते हो स्टील इंडस्ट्री में तो। बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और ये एलएनटी के बारे में। एलएनटी न्यूक्लियर फोरे करना चाहता है और फोकस कर रहा है स्मॉल रिएक्टर्स पे। तो अगर रेगुलेटरी अप्रूवल यहाँ मिल जाए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी द्वारा, तो इंडियन मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट एलएनटी ये प्लान कर रहा है कि फोकस करेगा मैन्युफैक्चर करने पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एसएमआर। मैं काफी बार बात कर चुका हूँ इसके बारे में। और ये लीडिंग रोल प्ले करेगा कमर्शियलाइजेशन में ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी को कमर्शियलाइज करने में एलएनटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये एसएमआर मतलब स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स पे वर्क करना चाहता है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अब पब्लिक कंपनीज के को हटा करके अब प्राइवेट कंपनीज को भी लाना चाहती है। इसमें सिर्फ पब्लिक कंपनीज को नहीं रखना चाहती है न्यूक्लियर इंडस्ट्री में। ये एफडीआई में भी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन लाने को तैयार है हमारी गवर्नमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने को तैयार है। इसकी वजह से इन्होंने कुछ लाइबिलिटी क्लॉज है, इसमें भी बदलाव लाने की बात की है। तो कौन से ऐसे लाइबिलिटी क्लॉज है मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिससे इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम पे थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना चाहती है इंडिया में न्यूक्लियर, प्राइवेट न्यूक्लियर कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए एंड इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ये मेरा सवाल है आपसे। तो न्यूक्लियर बाय नेचर एक लॉन्ग जेस्टेशन है यहाँ पे। ग्लोबल ट्रेंड अभी ये है कि आप लार्ज रिएक्टर से स्मॉल रिएक्टर्स पर आ जाओ, और टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है अगर इनके पास राइट टाइप्स हो तो। एंड एसएमआर बहुत ही एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, इनका कैपेसिटी होता है करीब 3 मेगावाट तक का। एंड अबाउट अ थर्ड ऑफ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, सॉरी, यस, अबाउट थर्ड ऑफ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चीपर डिप्लॉयमेंट रहता है और ग्रेटर सिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। तो यहाँ पे कैपेसिटी 300 मेगावाट की हो गई, और जो करीब 1/3 है ट्रेडिशनल रिएक्टर्स की, एंड डिप्लॉयमेंट बड़ा सस्ता है, सिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो ये काफी बड़े इसके एडवांटेजेस हैं।
यहाँ पे गुड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी हैं और perhaps only ones who have the ability to manufacture these reactors, and इनका कहना है we have full EPC capability to build these plants including the control system। तो एल के जो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि ये जो पोजीशंस हैं जो एल को पोजीशन करता है टू प्ले अ लीडिंग रोल इन कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया एंड कंटीजेंट लायबिलिटी इशू की बात की जाए अगर तो ये इनका कहना है कि ये एक रेड फ्लैग है जिसपे काम किया जाएगा। तो इंडिया ऑपरेट करता है करीब 24 टू 27 न्यूक्लियर रिएक्टर्स आउट ऑफ 450 वर्ल्ड वाइड। तो पूरी दुनिया में 450 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। इंडिया में कितने हैं इस टाइम पे? 25 से 27 जो इंडिया यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। और बड़े ग्रुप्स हैं यहाँ पे जैसे रिलायंस, टाटा पावर, अडानी ग्रुप, ये आई कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर स्पेस एंड वेट कर रहे हैं कि लॉज में कुछ चेंजेस आए, तब ये अलग अलग स्टेट्स को चुनेंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे और वर्क करना शुरू करेंगे। तो बहुत ध्यान रखना है उन कंपनीज पे जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप आते हो तो यूजुअली आप यहाँ पे भीड़ नहीं रहती बहुत ज्यादा, बहुत सारी कंपनीज नहीं रहती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया होती है उन कंपनीज की और बड़े लंबे समय तक कोई कंपटीशन नहीं फेस करते हैं इस सेक्टर में। तो इस सेक्टर के काफी सारे बेनिफिट्स भी हैं। एक डीमेरिट ये है कि इस सेक्टर में बहुत पैसा चाहिए, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके पास इनिशियल आउटले बहुत बड़ा होता है, तो बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। यूजुअली बड़े बड़े कंग्लोमरेट से बड़े ग्रुप्स ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं ऐसे सेक्टर्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप रोज ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।